उत्तर प्रदेश के मेरठ के मवाना थाने में 2 नवंबर 2024 को पुलिस पहुंचती है। पुलिस जाते ही एक नोटिस थामती है और नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा होता है जिसका नाम होता है राजेश कुमार यादव। एक थाने के अंदर ही ट्रेनिंग दरोगा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट था। एक तरह से एक आदेश था और अब आदेश दिखाया जाता है तो वह दरोगा कहने लगता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो अब वो बोलते हैं कि तुम पे आरोप था कि तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा भयानक रूप में कत्ल हुआ है। इधर जो दरोगा होते हैं वो इधर उधर देखते हैं, मतलब वो एक टाइप से नजर हटाते हैं, सामने से इधर उधर देखते हैं तो चारों तरफ से पुलिस उसको घेर लेती है। मतलब कई बार मूवी में नहीं होता है कि अब पुलिस ने चारों तरफ से तुमको घेर लिया, अगर तुम कोई भी कुछ करोगे तो गोली से तुम्हें मार दिया जाएगा, इस टाइप से ये होता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। और सेम ऐसा ही सीन हो रहा था। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है, राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है और वह सरेंडर कर देता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके सीधा उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में लेकर जाती है, वो जौनपुर जो आजकल सोशल मीडिया हिलाकर रख चुका है और वायरल भी हो रहा है। दीपावली के दिन, दीपावली से एक दिन पहले का बालक का, यानी एक बालक था जिसकी मौत हुई थी, उसका उम्र था लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका सरेआम कत्ल कर दिया था। नमस्कार, मैं ईशु। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला जौनपुर के मुख्यालय में लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबरीदीपुर, और यह गांव आता है गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में। दरअसल 30 साल पहले दो विद्या जमीन को लेकर इस गांव में दो पक्षों में विवाद होने लगता है। जो पहला जिसका नाम है वो होता है रामजीत यादव होता है, जिसके घर में मृत्यु हुई है। 16 साल का लड़का होता है अनुराग यादव, उसके पिता का नाम है रामजीत यादव, और दूसरा जो पक्ष होता है उसका नाम है लालता यादव। और लालता यादव था वो दबंग प्रवृत्ति से एक टाइप से था वो, और जो रामजीत यादव है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन दोनों में विवाद चल रहा था, पिछले 30 सालों से झगड़ा चल रहा है। हम 30 साल पहले यानी इतिहास के आईने में झांकर देखा जाए तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के उत्तर प्रदेश के। फिर मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इस बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ साल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं, और ये बात है 29 अक्टूबर 2024 की शाम का आसपास वक्त रहा होगा। एक लड़का जो कि इसी गांव का है, जो गांव की कबरीदीपुर, जिसके पिता का नाम रामजीत यादव होता है, बेटे का नाम अनुराग यादव उर्फ छोटू, अपने अपनी उस जगह की साफ सफाई कर रहा था, अपने प्लाट की साफ सफाई कर रहा था। जिस जमीन के दो विश टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था, साफ सफाई कर रहा था और जिससे झगड़ा चल रहा था, उनके घर से उस घर की दूरी महज 20 मीटर थी। और इसी बीच में इकट्ठा होकर सब लोग आ जाते हैं, जितने भी गांव में लोग होते हैं सारे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और उस लड़के को डांटना शुरू कर देते हैं। सारे मतलब देखते हैं कि यहाँ पे सफाई कर रहे हैं तो उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, बैड लैंग्वेज यूज करते हैं। उस लड़के ने इस बीच में तो तरकीब से अपना भागकर जान बचा लिया था। 29 अक्टूबर 2024 की बात है, जब यहाँ से भागने के बाद अपनी जान बचाता है, उसे नहीं पता था कि बात इतना बढ़ जाएगा। ये वो नहीं जानता था कि बात इतना बढ़ जाएगा और यहाँ तक ये बात चला जाएगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सब उसको नहीं पता था और यह लोग इतने गुस्से में हैं, मतलब थे उस टाइम। अब अगला दिन आता है, उसके लिए तो यह सब सामान्य जैसी स्थिति हो चुकी थी, क्योंकि झगड़ा 30 साल पुराना था। पहले कोई नया झगड़ा नहीं था, पुराना झगड़ा था। 30 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। इस परिवार ने भी कई बार शासन प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं था, करने वाला भी नहीं था। तो यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को जो इस प्लॉट की सफाई इसलिए की जा रही थी क्योंकि दिवाली आ रही है, और मतलब दिवाली पे ये ऐसा पर्व है जिसमें साफ सफाई एक मेन होती है, तो इसमें ठीक ठाक रहे, साफ सफाई रहे, वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले ही दिन यानी कि
30 अक्टूबर 2024 को वो लड़का अपने घर के बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी कि ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। मतलब ये सब जो होता है ना, ये सब वो कर रहा था, ब्रश मान लो, ब्रश कर रहा था वहां पे। करते करते दौरान उसी बीच में जो पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता यादव, उनका परिवार यादव अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव सहित कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में हसिया, किसी के हाथ में दराती तलवार, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, तो किसी के हाथ में इस तरह के हथियार। वो लहरा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे उस लड़के यानी कि अनुराग यादव उर्फ छोटू के पीछे पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। और लड़का इधर उधर भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, और उसने बहुत कोशिश की, चिल्लाई, जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रहा था, लेकिन इतना टाइम उसके पास नहीं था कि वो इतनी आवाज लगाए और उसकी माँ वहां पहुंच जाए। तो अभी आगे देखते क्या हुआ। तो माँ उस तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उसकी माँ को पहली बार में नहीं समझ में आता क्या बोला। जब उसको समझ में आता है उस टाइम उसके बेटे का जो है सर और धड़ दोनों अलग हो जाते हैं। तो उनके घर में होता है रमेश। इसी बीच में रमेश पूरी ताकत से तलवार खींचता है और उसकी गर्दन पे मारता है, तो गर्दन और धड़ दोनों अलग हो जाते हैं। तो जितनी ताकत से उसको मारा गया था, तभी उसका जो गर्दन होता है वो उसकी माँ के गोद में जाकर गिर जाता है। इतना होना ही था कि ये मामला अब उस गांव तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा ही कोई कोना बचा होगा जिसमें इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। यह कहानी ना पहुंची कि जमीन के दो विस्वा टुकड़े को लेकर एक परिवार का एक इकलौता बेटा है, 5 बहनों का इकलौता भाई है, गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। माँ की गोद में वो लाश का टुकड़ा जो यानी कि जो सर था लगभग 6 घंटे से पड़ा था। माँ रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि माँ रो रही थी, बेहोश हो रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, कि अब यही मेरा इकलौता बेटा था, अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक टाइप से वो जो बोलते हैं ना बेहोश हो जाते हैं, उस टाइप से वो होने लगी। और उसकी बहनें आती है, वो सारी तड़पने लग जाती है, रोने लग जाती है। और एक बहन की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे, वो भी उसके आंसू सारे सूख चुके थे और बार बार वो इस घटना को लेकर याद करके रो रही थी। मीडिया वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। छोटी सी छोटी बात को बाहर दिखाना चाहते हैं। आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या हुआ है, ये कहानी क्यों इसकी हत्या की गई है, तमाम तरह की बातें भी अखबार में, सोशल मीडिया पे आ रही है, टीवी पे आ रही है, हर जगह इस चीज की चर्चा शुरू हो गई है। पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी देखो उसकी बारे में ही बात शुरू कर देते हैं। और जो ये हत्या हुई है, ये बहुत गलत तरीके से हत्या हुई है। घटना के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, तमाम आसपास के थानों की पुलिस फोर्स हो, मौके पर सारे पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी कि 1 नवंबर को, इस 31 अक्टूबर को इस देश में दिवाली का पर्व था। पूरे देश दिवाली का पर्व मना रहा था, लेकिन यह एक गांव था कबीरुद्दीनपुर, जहां पर कोई दिवाली नहीं मना रहा था। किसी के घर में कोई खुशियां नहीं थी। जो दबंग थे, जो हथियार थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं लोग। और गांव के सभी लोग गुस्से में थे, क्योंकि गांव में नहीं बल्कि पूरे इलाकों में जिसने भी ये खबर सुनी है, सारे इतने गुस्से में हो रखे हैं। और मैं जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा है, वहां तक लोग गुस्से से पूरे खिलाफ है एक दूसरे के। एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है। और साथ ही पुलिस ने जब इन आरोपियों को तलाश करना शुरू किया, तो लालता यादव होता है वो अपने घर में ही मिल जाता है। उस घर में उसकी निशानदेही के आधार पर जब उस तलाश की जाती है, तो 9 हथियार मिलते हैं। 9 हथियार में 2 तलवारें होती है, बाका होता है, कुल्हाड़ी होती है, हसिया होती है, इस तरह के 9 हथियार मिलते हैं उनके घर में। और इन सबको देख के पूरा मतलब बता देते हैं, पुलिस पूरा दावा करते हैं कि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी मारने की, क्योंकि जो इन हालात में ये हथियार वगैरह दिख रहे हैं, ये सब चीजें दिख रहे हैं, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इन्होंने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी। पुलिस इन आरोपियों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे, उनको तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी, तो आरोपियों के हाथ लगते नहीं, लेकिन रमेश यादव और उसका भाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जो राजस्थानी लखनऊ है, उसी का एक थाना लगता है अलीगंज, वहां पर रमेश यादव जिसने क्या गर्दन काटी थी, जिसने वो धड़ से उसका धड़ और गर्दन दोनों अलग कर दिया था, उसका नाम है रमेश यादव। वो अलीगंज में जाकर रहते हैं कि साहब मैं वही आदमी हूँ जो जौनपुर में अभी हत्याकांड की है, जिसने अंजाम दिया था, वही मुख्य आरोपी है। इस तरह की बात जब करते हैं तो पुलिस समझ ही नहीं पा रही थी आखिरकार यह
क्या कर रहा है? क्या एक घटना जौनपुर में हुई है या अलीगंज यानी कि लखनऊ में क्या कर रहा है? पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना दी, साथ ही जौनपुर के उस गिरफ्तार करने के लिए लगातार द्वेष दे रही थी। इस गिरफ्तार करने के बाद इसे सीधा जौनपुर की पुलिस को सुपर्द कर दिया जाता है और यह मामले में एक नाटकीय मोड़, जैसे जिस तलवार की धार जिस तरह से उन्होंने ये तेज कर रखा था, इसलिए दिमाग की धार भी उन्होंने बहुत तेज किया हुआ था। परिवार के लोगों ने बताया है कि उस परिवार में एक दरोगा होता है। दरोगा कौन? उसका नाम होता है रमेश कुमार यादव, जिसने उस बच्चे की गर्दन काटी थी, अनुराग यादव की गर्दन काट दी थी। तो भाई अब यह कहा इसके बारे में पता निकला जाता है, तो कोई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर्ड हो चुका है, कोई कुछ और लिख रहा है, कोई मतलब ऐसे बहुत सारे उन्होंने लिखा है। उनकी शायद उन्हें पूरी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई होगी। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था। हत्यारे थे वो भाग चुके थे, जितने भी हत्यार जिसने भी उनकी उसकी हत्या में उसमें प्लान में शामिल थे वो सारे भाग चुके थे। तो कौन दे जानकारी? 30 साल से भले ही झगड़ा था, लेकिन आसपास के लोग को भी इस तरह के झगड़ों में कोई मतलब होता ही नहीं है। अब मीडिया ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता लगा कि भाई है राजेश यादव, जो लालते यादव का बेटा है रमेश यादव, ऐसे ही भाई एक बेटा है जिसका नाम है राजेश यादव, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में पोस्टिंग है। इसके नाम से वारंट निकला हुआ था। इसको भी गिरफ्तार करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। पुलिस अब यहाँ तक पहुंच जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने तक पहुंच जाती है। पुलिस वहां पहुंची नोटिस लेकर के। नोटिस दिखाया गया था कि आपके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस बीच में सूझबूझ से काम लिया, और सूझबूझ से काम इस तरह से लिया क्योंकि जो अब उसके मोबाइल की सीडीआर थी, कॉल डाटा रिकॉर्ड जब निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब इस राजेश कुमार यादव ने अपने परिवार एंड भाई से, पिता से और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की, हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद भी। इस बात से पुलिस के पास कोई पर्याप्त सबूत हो जाते कि राजेश यादव का भी कोई कम रोल नहीं है इस चीज पर हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि इस मामले की जांच खासकर इस थाने की पुलिस जो कराकर किसी और पुलिस से करानी चाहिए, और इस दरोगा की जो सीडीआर है वह जरूर निकलवा कर बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। मतलब इस चीज को चेक करने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है कि एक साल में 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटना के क्रम को अंजाम दिया गया था, ठीक 10 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जो संख्या होती है 18वां मुकदमा होता है, यानी कि 2 बीघा जमीन के टुकड़े को लेकर इस दबंग परिवार ने गरीब परिवार, जो अनुराग का परिवार जिसकी हत्या हुई है, उसके परिवार जिसकी 5 बहनें होती हैं, उनमें टोटल मिलाकर 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स के ये सब मुमकिन नहीं, मतलब मुमकिन होना इतना आसान नहीं है। आखिरकार यह इतने सारे मुकदमे लिखे किस सिफारिश वे गए, ना केवल हाल फिलहाल की सीडियां निकलवाने की जरूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों की सीडियां निकलवाने की जरूरत है, ताकि यह पता चल सके कि किस सिपाही, किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, किस उच्च अधिकारी के यह संपर्क थे, किस नेता के संपर्क थे, ये सब जान पाए। जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी, और जब बात इतने से भी नहीं हो रही थी तरीके से, खौफनाक तरीके से, जिससे कि पूरी इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो बचे कुछ लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की दबिश जारी है, और पुलिस भी लगातार दबाव पड़ रहा था। तो पुलिस ने अपना काम बहुत ज्यादा जल्दी शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने लगे। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है हरिश्चंद्र प्रसाद, साथ ही आश्रय लक्ष्मण प्रसाद और एक अंकित कुमार, जो कि ये भी पुलिसमैन होता है।
इनके तीनों को निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का भी इसमें रोल इस घटनाक्रम में कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होता है, डीएम इस मामले गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया जाता है। साथ ही कानून के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको शासन को भेजा गया ताकि इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। लेकिन इसी बीच में परिवार को रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सोचकर हैरान थे कि आखिरकार यह हो कैसे रहा है कि यह कदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था जो कि अब बुझ चुका है और जो दिवाली की पूर्व संध्या पर बुझ चुका है। अब ऐसी सोशल मीडिया के वगैरह आपके खिलाने की कोशिश करें, लोगों की कमेंट पढ़ने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ से सिर्फ एक दो मांग ही जा रही थी, उनसे मांगी जा रही थी, उनसे खासकर जिसमें एक परिवार लोगों के उनके घर में दबंग है, उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरा यह भी मांग की जा रही थी कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। मतलब दो मांग यहाँ पे की गई थी, एक तो उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए और इनकाउंटर होना चाहिए, जिसने हत्या की है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन अभी शायद ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस तरह से प्रमुखता से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। शायद अभी तक जिस तरह से अन्य कई मामलों में पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, गिराने की बहुत कोशिश की जाने लगती है, आए अखबार में भी सुखरिया बटोरने लगे कि अब यहाँ बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर चल चुका है। जब मीडिया वालों ने एक उसकी अनुराग की बहन के पास माइक लगाया और माइक लगाने के बाद वो गुस्से में यानी तस में आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप बार बार ये बात कर कैसे रही हैं, कि हमें कैसे महसूस हो रहा है, आप ये हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। लोगों को शर्म नहीं आती यदि आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाती है तो आपका कैसा बिहेवियर होता है, या फिर आपसे हम पूछें कि आपको इसी माध्यम से माइक से आपसे पूछा जाए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो उसका जवाब आप क्या देंगे। वैसे ही लेकिन फिर भी उसने गुस्से में आते आते दो चार बातें कही कि यह इनकाउंटर हो वरना फरमान, जो बार किसी ना किसी के इनकाउंटर होते ही रहते हैं। हमारे मामले वही इनकाउंटर आरोपिया को क्यों नहीं हुआ, वही बात कहती है जो बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, वह मुलाकात भी नहीं हो पाई, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं और पता नहीं इस मामले में आखिरकार उनकी खामोशी क्यों छाई हुई है, क्यों अभी। हालांकि उस बहन की आंखों के आंसू सूख चुके हैं और उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर इतना गुस्सा है। आप पहले भी इंटरव्यू एक वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कह रही थी कि सरकार प्रशासन इस हत्याकांड का बदला लें, बदला आगे भविष्य में क्या तो खैर भविष्य के गैर में छिपा, लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया है, यह परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है। तो बहन एक पहले इंटरव्यू में बोलती है कि क्या तो खून का बदला खून से लिया जाए, वरना बहन अपने भाई के हत्याकांड का बदला लेगी। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें, ताकि समाज में इस न्याय का एक नजीर पेश की हो। बुरे काम करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था।